लेट सपोज हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये डायमीटर है, जबकि डायमीटर के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल है। इस सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। लेट सपोज इस सर्कल पर एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और ये भी लेट सपोज वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुका है, पॉइंट पी पर पहुँच चुका है। तो जब ये पॉइंट पी पर ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो इस डायमीटर या इस सेंटर के साथ ये पार्टिकल एंगल बनाता है थीटा। तो ये जो एंगल है इस सर्कल के सेंटर के साथ जो इस पार्टिकल ने बना लिया, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन जो मैथमेटिकल है वो ये कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से, इसको पॉइंट ए कह दें, पॉइंट पी तक जब मूव करता है तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो लेट सपोज एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। जब, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। तो लिहाजा अगर आपने इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह करेंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट एस को आप डिवाइड करेंगे इस रेडियस आर पर, तो इससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट असल में रेशो है डिस्प्लेसमेंट और रेडियस के दरमियान। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब अगर हम इसका यूनिट देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो रेडियन कहलाता है, रेडियन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1 रेडियन कितना एंगल होता है। तो इसका बहुत आसान आंसर है। लेट सपोज एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ पॉइंट ए तक ये रेडियस है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट पी तक आ जाए और एंगल यहाँ सेंटर के साथ बना ले तो लाजमी बात है ए से पी तक ये डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर लिया है इस ऑब्जेक्ट ने। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल हो इस रेडियस के आर के इक्वल हो तो फिर ये जो एंगल होगा ये 1 रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन। अगर ये डिस्टेंस s और रेडियस r इक्वल हों या डिस्प्लेसमेंट जो है जो कवर हो चुका है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो तो इस वक्त जो एंगल बनेगा उस एंगल की वैल्यू होगी 1 रेडियन। ये एसआई यूनिट था, वो तो रेडियन था। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कुछ और यूनिट भी अमूमन यूज़ होते हैं। मसलन एक मशहूर यूनिट है जिसको डिग्री कहते हैं, तो ये डिग्री भी यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा जो यूनिट है वो रिवोल्यूशन है। तो अब हम ज़रा रिलेशनशिप देखते हैं
between radian and degree, इनके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि किसी सर्कल में, पूरे के पूरे सर्कल में जो एंगल की तादाद होती है डिग्रीज़ में, वो 360 डिग्रीज़ होते हैं। 360 डिग्री। इसी तरह एक पूरे सर्कल में जो रेडियन होते हैं वो 2 पाई होते हैं। 2 पाई रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिग्री में हम ले लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो पूरे सर्कल में डिग्रीज की तादाद 360 डिग्री होते हैं डिग्री। और अगर रेडियन की बात करें तो एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब अगर हम एक रेडियन को देखें, इस रेडियन को छोड़ दें यहाँ 1 रेडियन, तो ये 360 डिग्री तो अपनी जगह होंगे और ये 2 पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 360/2 और पाई की वैल्यू है 3.142। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है 57.3 डिग्री। तो बस ये एक एमसीक्यूज भी हमें मिल गया कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 रेडियन के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रिवॉल्यूशन, इनके दरमियान क्या रिलेशन है? तो जैसा कि अभी हमें पता चला कि एक पूरे सर्कल में जो रेडियन होते हैं वो 2 पाई रेडियन होते हैं, और पूरे सर्कल में जो रिवॉल्यूशन होता है वो 1 रिवॉल्यूशन होता है। पूरे चक्कर को 1 रिवॉल्यूशन की। अब अगर हम 1 रेडियन को देखना चाहें तो इस रेडियन को छोड़ देंगे और इस 2 पाई को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1/2 पाई और इधर रिवॉल्यूशन। तो 1 रेडियन हमारे पास आ गया, ये 1 अपनी जगह, 2 अपनी जगह और पाई की जगह 3.142। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आता है 0.2159 रिवॉल्यूशन प्लस 1 रेडियन 0.159 रिवॉल्यूशन के बराबर है। ये रिलेशनशिप हुआ रेडियन और रिवॉल्यूशन का। जबकि रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन जो था वो ये था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। जैसा कि डायमेंशंस भी हम इक्वेशन से डिराइव करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। अब जैसा कि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, चूंकि दोनों सिमिलर पैरामीटर्स हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं और यूं नो डायमेंशंस। तो लिहाजा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा की कोई डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि ये 2 सिमिलर पैरामीटर्स के दरमियान रेशो है, यानी 2 लेंथ्स के दरमियान रेशो है। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट इसका कोई डायमेंशन नहीं रहता। ये एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, एक्चुअली ये
जो अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा थीटा, उसमें चेंज आना यूनिट टाइम में, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये चेंज एंगल में किस तरह आएगा? आसान सी बात है। फ़र्ज़ किया ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ था, तो इसने कोई ख़ास एंगल थीटा बनाया हुआ था, लेकिन 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ आया, और एंगल थीटा बना लिया। अब पहले एंगल जो था वो छोटा था, अब एंगल ज़्यादा है, तो एंगल में चेंज आ गया। तो ये चेंज जो है ये टाइम डेल्टा टी में आया है। तो लिहाजा हम इसको इस तरह लिखेंगे कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट जब इस सर्कल पर जा रहा था तो मूव कर रहा था, और मूव करने को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इस सर्कल पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, और ये जो हम दूसरी बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, वो इस सेंटर के साथ ताल्लुक़ रखती है कि सेंटर के अंदर एंगल में 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो यूनिट इसी इक्वेशन से बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो रेडियन है, लेकिन ये SI यूनिट की हम बात कर रहे हैं, और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, तो लिहाजा इसका यूनिट हुआ रेडियन पर सेकंड। अगर हम दूसरे एंगल्स की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने कहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दूसरा यूनिट जो यूज़ होता है वो डिग्री यूज़ होता है, तो लिहाजा फिर इसका यूनिट बनेगा डिग्री पर सेकंड। एक तीसरा यूनिट भी यूज़ होता है रिवॉल्यूशन का। ये किसका यूनिट है? रिवॉल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का, और फिर टाइम का यूनिट भी सेकंड होगा, तो इसका एक तीसरा यूनिट हुआ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस की, तो ये डायमेंशंस भी हमें इक्वेशन से मिलेंगे। इक्वेशन है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। अब जैसा कि हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का डेल्टा टी जो है ये तो टाइम है। अब ऊपर कुछ नहीं और सिर्फ नीचे टाइम है, ये टाइम ऊपर अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा टाइम इनवर्स। तो लिहाजा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन जो है वो टाइम इनवर्स है। अब जैसा कि हमने बता दिया कि सर्कल पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी v है, और सेंटर में एंगल में जो चेंज आता है 1 सेकंड में उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहते हैं। तो इस v और ओमेगा का रिलेशन क्या है? तो लिहाजा अब हमारा छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। बहुत सिंपल सी बात है, ये सर्कल था और ये सर्कल का डायमीटर है, और ये इसका सेंटर, और सेंटर से इस एक्सट्रीम पॉइंट ए तक
जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। लेट सपोज पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, पॉइंट बी पर था, तो सेंटर के साथ एंगल जो था वो थीटा था, और ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट था वो एस था। अब 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट बी से सी पॉइंट पे आ गया, तो अब एंगल जो है ये कुछ बढ़ गया है, और ये भी थीटा है, लेकिन पहले थीटा छोटा था, अब थीटा ज़्यादा है, तो थीटा में चेंज आ गया। ये चेंज जो आया है वो डेल्टा टी टाइम में आया है। पहले डिस्प्लेसमेंट एस था, अब डिस्प्लेसमेंट पहले ए से बी तक था, अब ए से सी तक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब ज़्यादा हो गया है। तो मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ गया है। तो एक तरफ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गया है 1 सेकंड में, दूसरी तरफ एंगल में चेंज आया है 1 सेकंड में। अच्छा, अब ये बात हम मैथमेटिकली, जैसा कि पहले से पता है इक्वेशन का, कि ये जो एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर होता है आर थीटा के, यानी पहले वाला एंगल और ये पहले वाला डिस्प्लेसमेंट और रेडियस, ये तीनों अब इसमें इंटरकनेक्टेड है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब जबकि 1 सेकंड के बाद इस डेल्टा एस में भी चेंज आ गया है, जिसको हम डेल्टा एस कहते हैं, तो लिहाजा आफ्टर टाइम डेल्टा टी के बाद क्या हुआ, इस एस में चेंज आया, लेकिन वो भी डेल्टा टी टाइम में। इसी तरह ये आर जो है, ये तो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता। अलबत्ता ये जो थीटा है इसमें भी चेंज आया, और ये भी 1 सेकंड में आया। अच्छा, अब हम जानते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो इसकी जगह वेलोसिटी लिख देंगे यार अपनी जगह। और इसी तरह चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, जिस तरह कि हमने ऊपर ये पढ़ा हुआ है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी जगह आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। और यूं हमारे पास ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया है लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान, और वो बहुत सिंपल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली, एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकंड। अब यूनिट इसका, और वो भी एस आई, वो इस इक्वेशन से बनेगा जैसा कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और ये टाइम जो है इसका यूनिट भी है सेकंड। तो लिहाजा हमारे पास यूनिट हुआ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन का। उसके बाद दूसरा एंगल जो है वो डिग्री का है, तो हम रेडियन की जगह डिग्री लिख देंगे कि डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह एक तीसरा यूनिट भी है, वो रिवॉल्यूशन, तो हम इधर लिख देंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशंस भी इक्वेशन से हमें मिलेंगे। इक्वेशन है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। जैसा कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पीछे डिराइव किया है, वो है टाइम इनवर्स।
जबकि नीचे टाइम ऑलरेडी टाइम ही है। तो अब अगर नीचे वाला टाइम ऊपर ले जाएं तो ऊपर तो टाइम इनवर्स है, ये नीचे वाला ऊपर जाकर ये भी टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो टाइम इनवर्स और टाइम इनवर्स, ये टाइम इनवर्स स्क्वायर। तो लिहाजा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशंस जो हैं वो टाइम इनवर्स स्क्वायर हैं। लेट सपोज ये एक दायरा है और ये इसका डायमीटर, ये इसका सेंटर, और सेंटर से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक ये रेडियस। जब इस दायरे पे मूव करता है तो सेंटर में ये जो एंगल है, एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर वेलोसिटी में अगर 1 सेकंड में चेंज आ जाता है तो इसका नाम रखा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो सेंटर में एंगल के साथ हो रहा है, लेकिन दायरे पर मूव करते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर सेंटर में एंगल तब चेंज करेगा जब इस सर्कल पर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करेगा, चेंज इन वेलोसिटी करेगा 1 सेकंड में, और वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो पता चला इधर सेंटर में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज तब आता है जब सर्कल पर लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है, और लीनियर वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो लिहाजा हमारा टॉपिक हुआ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए। ये हमारे पास इक्वेशन हुआ। अब इसका रिलेशनशिप हमने स्टडी करना है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ सेंटर में लिख दिया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, इसकी वैल्यू ज़रा हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओमेगा नहीं डेल्टा ओमेगा है, तो लिहाजा हम चेंज लाएंगे इस डेल्टा में, ओमेगा में। तो ओमेगा में अगर चेंज हम लाएंगे, डेल्टा साथ में लिखेंगे, तो ये तब मुमकिन है जब इस वेलोसिटी में भी चेंज लाएं, यानी इसके साथ भी डेल्टा लिखें। अब अगर हम डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करना चाहें तो ये आर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डेल्टा वी बाय आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो डेल्टा डब्ल्यू की हमें चाहिए थी वो यहाँ मिल गई। तो ये यहाँ पुट कर दें तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा की जगह आ जाएगा डेल्टा वी बाय आर, और ये डेल्टा टी अपनी जगह। अच्छा, अब इस आर को, ये असल में ये 1 बाय आर है, इसको ज़रा एक साइड पे लेके अलहदा करके 1 बाय आर, ये रहेगी आर चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम, यानी 1 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी की जगह एक्सेलरेशन हमने लिख दिया। अब अगर ए को इधर छोड़ दें और आर को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा आर अल्फा। तो बस ये हमारे पास रिलेशन डिराइव हो गया है। ये रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन ए के दरमियान। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स को कहते हैं मासेस के दरमियान, मासेस के दरमियान फोर्सेस को ग्रेविटेशन कहते हैं। कायनात में जितने भी मासेस होते हैं उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं,
उन फोर्सेस को ग्रेविटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर मौजूद हैं, तो इन दो मासेस के दरमियान एक फोर्स होगी। उस फोर्स को आप ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं या उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट ने इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन हमें मालूम करके दिया था, और वो इक्वेशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। इन मासेस में से एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाएं या दोनों का बढ़ाएं, तो इससे ये फोर्स बढ़ जाता है, और अगर आप मास इसको कम करते जाएं तो फोर्स कम होता जाएगा। तो बहरहाल ये फोर्स डिपेंड करता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पर, और इसको इस तरह कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दूसरा फैक्टर जिस पर ये फोर्स डिपेंड करता है वो है ये डिस्टेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट करीब होंगे, डिस्टेंस r थोड़ा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट दूर होंगे, डिस्टेंस r ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। तो ये डिस्टेंस और ये फोर्स आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, लेकिन कैलकुलेशन बताती हैं कि ये सिर्फ डिस्टेंस आप नहीं कहेंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कहेंगे। तो लिहाजा दिस फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये दो बातें कलेक्टिवली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को रिलेशंस को आप कंबाइन करें तो इससे आपको मिलेगा बाय आर स्क्वायर। अब ये रिलेशन है, इससे इक्वेशन बनानी है तो उसमें कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट है g। ये जो g है इसको न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये MCQs के लिए आपने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी बात, यहाँ पर तो हमने जनरली दो मासेस लिए थे, लेकिन अगर हम एक मास जो है वो ज़मीन ले लें, अर्थ, और दूसरा कोई मास इसके ऊपर ले लें, सरफेस के ऊपर यहाँ कोई मास है, तो फिर ज़मीन का जो मास है उसको हम ME से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के मास को छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्टेंस जो होगी वो ज़मीन के सेंटर से नापी जाएगी, और वो डिस्टेंस हम इक्वल लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ के। एक बात। दूसरी बात, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट भी मास रखता है, ज़मीन भी मास रखती है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा वो भी ग्रेविटेशनल कहलाएगा, और इसका इक्वेशन ये होगा F = gm1m2/r²। लेकिन अब हम इस तरह करेंगे कि इसमें मामूली से चेंजेस करेंगे। m1 की जगह सिर्फ m लिखेंगे, और m2 की जगह कैपिटल M और E लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ। जबकि डिस्टेंस जो है ना उसको RE² से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ से। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स तो कहते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दी, लेकिन इस फोर्स का दूसरा नाम वेट भी रखा जाता है, वेट। और ये जो वेट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका इक्वेशन आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, mg है। तो लिहाजा अब ये बात हम इस तरह कहेंगे कि ज़मीन और इस मास के दरमियान फोर्स ग्रेविटेशन भी है, और ये फोर्स वेट भी है। तो ग्रेविटेशन और वेट यहाँ पर ज़मीन के केस में एक ही चीज़ होंगी। लिहाजा जब चीज़ एक हो गई तो ये दोनों इक्वेशन आप इसमें क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो लिहाजा हम इस वेट को हम फोर्स भी यहाँ पर कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और यूँ इस फोर्स की जगह हम ये वैल्यू वेट की पुट कर देंगे mg, और इससे हमारे पास आ जाएगा
कैंसलेशन करने पर G इज़ इक्वल टू G me/re²। ये G का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हम अगर वैल्यूज पुट कर दें इन सब की, तो हमें G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद हमारा अहम काम जो है वो असल में इस ज़मीन का मास मालूम करना है। तो अगर आपने ज़मीन का मास कैलकुलेट करना है तो मास को छोड़ देंगे और ये बाकी दो पैरामीटर उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये G तो अपनी जगह रहेगा, re² उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और G डिवाइड हो जाएगा। तो ये ज़मीन का मास मालूम करने का इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 9 की, G की, और रेडियस ऑफ अर्थ की, और G यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, तो ये वैल्यूज पुट करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6 × 10⁻²⁴, और ये मास है तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम। तो ये ज़मीन के मास की न्यूमेरिकल वैल्यू है जो है ना, इसका हेडिंग होगा मास ऑफ अर्थ। तो ये एक अलग टॉपिक हुआ, और इसमें हमने ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया कि यहाँ पर ज़मीन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट इक्विवेलेंट है। अब हमने अर्थ की यानी ज़मीन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि फ़िज़िक्स में डेंसिटी का डेफिनीशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चूँकि हम यहाँ पर ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अब मास जो है ना वो ज़मीन का होगा, और ज़मीन के मास को हम me से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर लिख देंगे मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब ये जो वॉल्यूम है ये अर्थ का है, और अर्थ हमें पता है कि एक स्फीयर है असल में, और मैथमेटिक्स के मुताबिक किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका इक्वेशन होता है 4/3 πr³। लेकिन यहाँ पर r जो होगा वो ज़मीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक जो डिस्टेंस है, यानी रेडियस ऑफ r की जगह रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे और क्यूब अपनी जगह रहेगा। तो ये वॉल्यूम है इस अर्थ का, यानी किसी भी स्फीयर का। ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। v की जगह हम पुट कर देंगे 4/3 πr³, या ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे रह जाता है। अब अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो ये जो डेंसिटी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगी। मसलन मास ऑफ अर्थ ये कैलकुलेट किया जा चुका है 6 × 10⁻²⁴। ये 4 अपनी जगह, पाई की वैल्यू 3.142, और रेडियस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटेड है पहले से 6.4 10⁻⁶, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आंसर आएगा 5555। और चूँकि डेंसिटी है तो डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यूँ ये अर्थ की जो डेंसिटी है ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इसका इक्वेशन। हमारा अगला टॉपिक है प्लैनेटरी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी सन के इर्द गिर्द ज़मीन का जो रिवॉल्विंग है या रिवोल्यूशन है या गोल गोल घूमना है, उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। लेट सपोज ये जो सन है इसका मास कैपिटल M है, और अर्थ का जो मास है वो स्मॉलर m है। अब चूँकि सन भी मास है और अर्थ भी मास है, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। दूसरी बात, ये अर्थ
इस सन के इर्द गिर्द ये कंप्लीट एक चक्कर जितने टाइम में कवर करता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक। दूसरा, सन के बिल्कुल सेंटर से लेकर और इस ऑर्बिट के एक्सट्रीम पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है इसको आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट कह सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो बस अब हमारा असल मकसद इस टॉपिक का ये है कि हमने इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट और टाइम पीरियड टी इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ताल्लुक़ क्या है, उसको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। उसके लिए स्टार्ट इस तरह लेंगे कि सन और अर्थ दो मासेस हैं, इनके दरमियान फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसका इक्वेशन हमें मालूम है Gm m/r²। यहाँ पर ये m, छोटा m जो है ये अर्थ के लिए है और बड़ा m सन के लिए, और ये r जो है ये सन के सेंटर से लेकर ऑर्बिट के एक्सट्रीम पॉइंट तक ये पूरा डिस्टेंस है। दूसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल पे घुमाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसका इक्वेशन है Fc = mv²/r। अब यहाँ पर दोनों बातें अप्लाई हो सकती हैं। दो मासेस के दरमियान फोर्स ग्रेविटेशनल है और चूंकि अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है और वो ये सन लगा रहा है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सन लगा रहा है वो असल में इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो लिहाजा हम ये कह देंगे कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पैदा हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो अब वैल्यू पुट कर दें। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है Gm m/r²। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी हमें पता है mv²/r। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, बस ये कैंसिल हो जाते हैं और इधर Gm m/r रह जाता है और इधर mv² रह जाता है। उसके बाद ये m भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो ये Gm/r = v²। अब डेरिवेशन क्या है, बस वैल्यूज पुट करने होते हैं, डेरिवेशन इसी को कहते हैं। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस वेलोसिटी का। किसी सर्कल पर जो वेलोसिटी होती है v, वो असल में r × एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। ये बराबर है r ओमेगा। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे r ओमेगा, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी, और ये Gm/r अपनी जगह। अब इस r को इधर शिफ्ट कर दें ताकि दो r उधर है एक ये है, तो ये तीनों के तीनों एक साइड पे हो जाए। तो ये Gm = r² ओमेगा² × r। अब r² × r ये r³ हो जाएगा, ओमेगा² अपनी जगह हो जाएगा और Gm अपनी जगह रहेगा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इस ओमेगा² की। ओमेगा असल में एंगुलर वेलोसिटी है, और अगर आप पिछले वाले टॉपिक्स देखें तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन चूंकि हम यूनिट टाइम नहीं ले रहे बल्कि तमाम का तमाम टाइम ले रहे हैं जिसमें ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कवर होता है, तो लिहाजा हम इस छोटे टी की जगह कैपिटल T लिख देंगे, यानी टाइम पीरियड।
और जब कैपिटल टी हमने लिख दिया, टाइम पीरियड लिख दिया, तो टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरे का पूरा चक्कर। और पूरे के पूरे चक्कर में हमें पता है एंगल जो होते हैं यानी थीटा जो होते हैं वो 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो लिहाजा हम थीटा की जगह 2 पाई लिख देंगे और ये टी अपनी जगह रहेगा और ओमेगा। तो लिहाजा ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई टी। ये इधर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। और ये जी एम अपनी जगह पर। अब हमने चूँकि इस आर और इस टी के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है तो टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब, और ये 4 अपनी जगह और पाई स्क्वायर अपनी जगह। उसके बाद इस टी को हमने छोड़ना एक तरफ क्योंकि इसको मालूम करना है, और जी एम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। अब इसमें हम सिंप्लीफिकेशन इस तरह कर सकते हैं कि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी, और मास ऑफ सन ये भी कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये टर्म जो है ये पूरा ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आप कांस्टेंट लिख देंगे और आर क्यूब अपनी जगह रह जाएगा। और यूँ हम ये बात इस तरह कह देंगे कि कांस्टेंट जब हम निकाल देते हैं तो इससे इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाती है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये रिलेशन था जिसको हमने फाउंड आउट करना था, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन टू दी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सर्कल या ऑर्बिट। ज़मीन के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन करना। लेट सपोज ज़मीन का मास m है और सैटेलाइट का मास m है। ये सैटेलाइट ज़मीन से r डिस्टेंस पर रिवॉल्विंग कर रहा है। अब हमने इस सैटेलाइट की वेलोसिटी को या उसके इक्वेशन को मालूम करना है, और ये सैटेलाइट ये एक सर्कल यानी पूरा एक रोटेशन जितने टाइम में कवर करेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, वो टाइम पीरियड मालूम करना है। वेलोसिटी के लिए स्टार्ट इस तरह लेंगे कि चूँकि ज़मीन और सैटेलाइट दोनों मासेस हैं, तो मासेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसके अलावा इस सैटेलाइट को दायरे में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़मीन इस सैटेलाइट पर अप्लाई करेगा, लेकिन वो किसके थ्रू अप्लाई होगा, वो इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके थ्रू या उसके ज़रिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस सैटेलाइट पर लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो मास और मास कैंसिल, और डिस्टेंस स्क्वायर में से एक कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया जी एम ई बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यूँ हमारे पास ये इक्वेशन वेलोसिटी की इस तरह हासिल हो जाएगी। ये
वेलोसिटी है इस सैटेलाइट की ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हुए। अब हम करना है टाइम पीरियड के लिए हम फिज़िक्स का वो सिंपल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि S इज़ इक्वल टू वी टी। ये फिज़िक्स का सिंपल इक्वेशन है, S इज़ इक्वल टू वी टी। लेकिन यहाँ चूँकि ये टाइम पूरा एक सर्कल के लिए है तो इस स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड लिख देंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट कर दी है, लिख देंगे। और ये डिस्टेंस जो है ये इस पूरे सर्कल का डिस्टेंस है, क्योंकि ये सैटेलाइट तो पूरे सर्कल में घूमता है। और मैथ्स के मुताबिक एक सर्कल पर चलते हुए कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या होता है 2πr। तो किसी भी सर्कल पर जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो 2πr होती है। और इस v की जगह ये जो हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, और इस t को रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम पीरियड से। अब इस टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड को एक साइड पे छोड़ देंगे और ये वाला फैक्टर उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाय तो ये इक्वेशन है टाइम पीरियड का। अब अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर दें, एक एवरेज सैटेलाइट का डिस्टेंस जो ज़मीन से होता है वो अंदाज़तन 7000 इंटू 10⁻³ मीटर का होता है। तो इस r की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और g की वैल्यू है r की वैल्यू 7000 इंटू 10⁻³ और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 और r जो है यानी डिस्टेंस वो वही है 7000 10⁻³ तो इन सब को कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 1.6 आवर। तो इतने टाइम में ये सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन ज़मीन के इर्द गिर्द कवर करता है।